हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जो मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नर जनरल हाउस की कार्यप्रणाली से। तो आपके आने वाले बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम है, जिसमें लेटेस्ट एग्ज़ाम है बिहार कांस्टेबल पुलिस का। उसमें से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। फिर आपका बिहार दरोगा एग्ज़ाम होने वाला है, फिर बिहार एसएससी और सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, उन सारे एग्ज़ाम में इससे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा, ताकि कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो आप उसको नोट करें और उसे ध्यान से रखें, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गवर्नर जनरल उनकी कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि कंपनी जब आई भारत में तो वो व्यापार करने के लिए आई थी, है ना। कुछ मैं बैकग्राउंड लेता हूँ। तो सन 1600 ईस्वी में कंपनी आती है, कंपनी आती है भारत पर व्यापार करने के लिए। लेकिन कंपनी की मंशा व्यापार से हटकर अब भारत पर शासन करने की हो गई, क्योंकि उनकी जो मंशा थी वो धीरे धीरे भारतीयों को समझने लगी और एकता की कमी के कारण या फिर दूरदर्शिता की कमी के कारण ये सही बातें हुई, जिसके कारण अंग्रेज भारत पर शासन करने के लिए अग्रसर हुए। ठीक है, तो एक मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इंडिया की मैप है, एक बार फिर से ये इंडिया का मैप देख ले तो ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इस जगह पर होता है बंगाल, रफ लोग, ये जगह पर होता है मद्रास और ये होता है बम्बई के एरिया। तो अंग्रेज़ों ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई, है ना, जहाँ पर से ये पूरे भारत पर शासन करना लगा। सबसे पहले प्रेसिडेंसी जो बनाई ये बनाया मद्रास। ठीक है, मद्रास। मैं आपको बैकग्राउंड बना देता हूँ, जिसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत पेचीदा टॉपिक है, जल्दी समझ में नहीं आता बच्चों को, लेकिन इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये मद्रास, ये हो गया बंगाल और ये हो गया आपका बम्बई। उस टाइम बम्बई करते इसको, है ना, अभी तो मुंबई होता है, लेकिन वो तो ये प्रेसिडेंसी थी, मतलब ये 3 मुख्यालय थे अंग्रेज़ों का, है ना। इन तीनों पे गवर्नर बैठते थे, गवर्नर बोल सकते हैं इसको, जिसे मैं डिपेंड करता हूँ, ये गवर्नर होते थे। ठीक है, अब इन तीनों जगह का गवर्नर होते थे। फिर देखेंगे कि ये गवर्नर को, जो तीनों अलग अलग गवर्नर होता है, वो तीनों जगह पर अलग अलग डिसीजन लेने लगते हैं। तो जो ब्रिटिश का जो सरकार था, ब्रिटेन में सरकार, उनको लगता है कि ये इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए कोई एक होना चाहिए। तो इन तीनों के ऊपर एक गवर्नर जनरल का पोस्ट लाया जाता है ना। तो इन तीनों के ऊपर एक गवर्नर जनरल का पोस्ट लाया जाता है। फिर देखेंगे ये गवर्नर जनरल होगा, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे। अभी गवर्नर के बारे में देखेंगे, जो बंगाल का गवर्नर है। चलिए मैं रफ करता हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो देख ले बंगाल का गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव, है ना, जो 1757 से 1760 तक रहा, फिर पुनः 1765 से 67 तक रहा, है ना। ये 1757 जो प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। चलिए, तो ये 1757 का आपको डेट याद होगा। इस समय होता है प्लासी की लड़ाई, है ना, प्लासी का युद्ध होता है, आपको ध्यान ही होगा। ये प्लासी का युद्ध है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, और हारता कौन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखते हैं, तो बताया गया कि उसी प्लासी के युद्ध के जीत के बाद ये बंगाल का गवर्नर बन जाता है। इसने बीबीआई क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया, तो ये लगाया रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे देखते हैं कि जिनके तहत राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थी, है ना। ये 3 चीज़ें कंपनी के अधीन थी। क्या क्या, तो राजस्व इकट्ठा करना, वसूलना, सैनिक को संरक्षित करना और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थी। जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में था ना। मेन चीज़ तो कंपनी के अधीन थी, और मात्र शासन चलाना है तो नवाब चलाएगा, है ना। यानी 2 लोग शासन करेंगे, एक कंपनी करेगी और दूसरा नवाब करेगा। इसी को बोलते हैं द्वैत शासन। ये लाया किसने,
तो बंगाल में लाया बहुत पहली बार रॉबर्ट क्लाइव। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अब देखते हैं कि इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि की 1765 में। चलिए ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा इलाहाबाद की संधि किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होता है ना। प्लासी के जो बक्सर के युद्ध में हार होती है शाह आलम द्वितीय की, है ना। बक्सर का युद्ध पता हो आपको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ। हम बताते कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन थे, तो एक तरफ अंग्रेज था और एक तरफ ये तीनों की सेना थी, जिसमें होता है शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, एक होता है कौन, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब होता है, और तीसरा होता है मीर कासिम ही था ना, हाँ मीर कासिम। तो इन तीनों की सेना को ये हरा देता है अंग्रेज, और फिर संधि होती है, वही होता है इलाहाबाद की संधि। ये ध्यान रखिएगा 1765 में होता है शाह आलम द्वितीय के बीच। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था पर दखल देने का अवसर मिल गया, और यही भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, है ना। तो कहा जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन का नींव पड़ता है प्लासी के युद्ध से। तो कहा जाता है कि भारत में जो अंग्रेज पहली बार शासन करना शुरुआत किया बंगाल पे, तो प्लासी में। तो कहा जाता है कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत पे शासन करना शुरुआत कब से हो गया, तो बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के हार में देखें तो उसमें मुग़ल सम्राट जो पूरा भारत का सम्राट था वही हार जाता है। इसके बाद अब सबसे बड़ा जो पद था भारत में वही हार गया, तो उसके बाद अब भारत पे शासन करने की जिम्मेवारी हो जाती है अंग्रेज़ों की, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए एक मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया। चलिए ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल के लिए दीवान को नियुक्त किया, उप दीवान, तो मोहम्मद रजा खान बंगाल में था, बिहार में सिताब राय था। ठीक है, पूछा जाता उड़ीसा में, तो उड़ीसा में दुर्लभ राय था, दुर्लभ राय ये उड़ीसा में था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि अन्य गवर्नर जनरल, ठीक है, इसके बाद इसका कार्यकाल पूरा होता है। 1767 में आता है वारेन लास्ट, और उसके बाद आता है कार्टियर, फिर आता है वारेन हेस्टिंग्स। तो ये कभी कभी एग्जाम में क्रम कुछ दिया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आता है, तो आता है वारेन लास्ट, उसके बाद कार्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। ये ध्यान रखिएगा आप, इसका क्रम आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया क्रम। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इससे पहले जो पद था गवर्नर का पद था, मैंने आपको बताया था कि अगर ये भारत का मैप मान ले, है ना, तो इस जगह पर था बंगाल, ये जो जगह था मद्रास, और ये जगह था बम्बई। इन तीनों पर शासन जो करता था वो अलग अलग तरह का शासन होता था, और वो गवर्नर द्वारा किया जाता है, गवर्नर द्वारा बताया ना। लेकिन समय समय पर इन तीनों में मतभेद होता रहता था शक्ति को लेकर। ये सोचता था कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली, ये मैं ज़्यादा शक्तिशाली, ये सोचता था मैं ज़्यादा शक्तिशाली, है ना। कभी ये आक्रमण करे तो एक तीनों पर सहमति नहीं बन पाती थी। अंग्रेजी सरकार को जो ब्रिटेन में था उनको लगा कि इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए, सहमति बनाने के लिए एक पद होना चाहिए, जिसे बताया गया गवर्नर जनरल, है ना। और ये पहला जो गवर्नर जनरल होता है वो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, वो होता है वारेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में बताया गया है ना। ये जो गवर्नर जनरल होता है ये बंगाल में बैठता है ना। यहाँ पर गवर्नर भी होता है और गवर्नर जनरल भी होता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो वारेन हेस्टिंग होता है। तो यही बताया गया है गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, आप लोग समझा कि रॉबर्ट क्लाइव जो अभी तक था वो गवर्नर था, यानी उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। तो मद्रास का भी कोई गवर्नर होगा और बम्बई का भी कोई गवर्नर होगा। अब गवर्नर जनरल बन गया वारेन हेस्टिंग्स, तो यहाँ पे भी गवर्नर था, यहाँ पे भी गवर्नर है और यहाँ पे भी गवर्नर है, लेकिन इन दोनों को कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नर जनरल यानी वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आप देखते हैं आगे, आई होप ये समझ में आया हो आपको। तो बताया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, क्या बोला गया कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। बताया ना कि भारत में शासन करे थे ये सब,
तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते थे, बहुत सारे प्रतिरोध होते थे एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो एक एक्ट आता है 1773, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया है? तो 1773 के अनुसार, है ना, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जितना क्षेत्र था अंग्रेज़ों का, जितना क्षेत्र में अंग्रेज शासन कर रहे थे, उस पूरे क्षेत्र का ये गवर्नर जनरल बन गया, है ना, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। मद्रास, बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, ठीक है। देखा आपने कि जो मद्रास था, है ना, ये जो मद्रास था और ये बम्बई था, ये बम्बई, ये मद्रास, इसके अधीन इसको, है ना, इन दिनों को इसके अधीन कहा गया। यहाँ बैठने लगा कौन? यहाँ बैठने लगा गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वाह, चलिए ये भी क्वेश्चन, ये तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बना। ध्यान आप लोगों को। चलिए कौन सा एक्ट है? तो ये एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी नाम याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। ये जब आया था तो क्लर्क था, लेकिन अपनी कार्यकुशलता कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। उसके बाद बंगाल का गवर्नर, फिर कंपनी के गवर्नर जनरल बन गया, है ना। पहले गवर्नर बनता है, फिर गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक है। चलिए अब जो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन गया, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बताया गया कि इन वारेन हेस्टिंग्स जो 1774 से 1785 में आता है ना, 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत, इनके राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया, है ना। जो कोषागार इनका था वो मुर्शिदाबाद में था, ठीक है, क्योंकि मुर्शिद कुली खां जब बंगाल की स्थापना किया था, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना, तो मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं पे ये कोषागार बैठाया था। लेकिन जब वो हार जाता है, अंग्रेज शासन करने लगता है, तो अब कोषागार को कलकत्ता लेके चला आता है ना, और पूरी गतिविधि का केंद्र कोलकाता को ही बनाता है ना, और अपना राजधानी भी कोलकाता बनाता है। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की, है ना। अब देखिए तो ये बंगाल के हर एक क्षेत्र में 2 तरह की अदालतें बनाया, एक फौजदारी, एक दीवानी। फौजदारी अदालतों का मतलब जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, है ना, संबंधी मामले आते थे, हत्या संबंधी मामले आते थे, और दीवानी यानी अपना भूमि विवाद या संपत्ति विवाद संबंधी मामले को देखता था, वो दीवानी न्यायालय होता है, अभी भी है वर्तमान में। फौजदारी अदालतों सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होता था, ठीक है। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, है ना। दीवानी न्यायालय में कौन होता था? कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, ठीक है। दीवानी समझाया मैं आपको, जो पैसे तैसे, वो पैसे का लेन देन हो या फिर ज़मीन विवाद हो, वो कलेक्टर देखता था, उसे दीवानी न्यायालय को बोलते थे। और फौजदारी न्यायालय कौन देखता था? वो दरोगा देखता था। चलिए, जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती और काजी होते थे, है ना, कलेक्टर की सहायता के लिए। कलेक्टर इस न्यायालय के अधीन कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी। दीवानी अदालत में कोलकाता काउंसिल सभापति और उसी काउंसिल में 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। चलिए, यानी न्याय करने के लिए सलाहकार भी होते थे। फौजदारी अदालत को नाइब निज़ाम, है ना, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों, जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए अदालतों में भेजे जाते थे,
है ना, बोला जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेजा जाता था। ठीक है, एक जिला में अदालत होता था जो दीवानी और फौजदारी होते थे, और एक सदर अदालत होता था, है ना, जो दोनों का अंतिम निर्णय देखता था। तो जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट है ना, उसी तरह से सदर अदालत होते थे। चलिए, दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं संबंधी हिंदू कानूनों और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किए जाते थे, है ना। पुराण थे, उनमें जैसे ये बोलते हैं एक क्या था, मनु संहिता, इन सभी कानून ग्रंथ होते हैं हिंदू कानून ग्रंथ। उसी तरह से मुस्लिम कानून ग्रंथ भी थे, वो कानून के हिसाब से, मतलब उस पुस्तक के हिसाब से सज़ा या फिर जो भी नियम बनाए जाते थे, हिंदुओं का मुसलमानों का अलग। जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू होते थे, लेकिन फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू किए जाते थे। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। चलिए, अभी तक का VVI क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया, तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन बंगाल में पूछे द्वैत शासन समाप्त किसने किया, तो वो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। चलिए, कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की शासकीय व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खान तथा सिताब राय को पद से हटा दिया। अब इसको बेरोजगार कर दिया, दोनों उप दीवान को, है ना। आगे देखते हैं। चलिए, बोला 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना गया, है ना। चलिए, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार कि इजारेदारी प्रथा किसने लाया, तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने लाया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा कहा गया। ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इजारेदारी प्रथा किसने शुरू किया, तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इजारेदारी प्रथा है क्या, तो ये भू राजस्व को इकट्ठा करने की प्रणाली है। यानी अंग्रेज लोग जब भारत आए तो वो भारत को लूटना चाहते थे, कितना जल्दी भारत को कंगाल कर दे, जितना भी संपत्तियाँ, धन है, चीज़ें हैं, सब कुछ लूट ले। तो उसी को ध्यान में रखकर, यानी लूटने को ध्यान में रखकर हमेशा नए नए नियम बनाए जाते थे, नए नए व्यवस्था लाई जाती थी। इससे पहले द्वैत शासन था, वो भी जो टैक्स वसूलने का एक तरीका था, अधिक टैक्स वसूलने का। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स को समाप्त करता है ना, द्वैत शासन को। उसके बाद कौन लाता है, इजारेदारी प्रथा लाता है। इस पद्धति में अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक राजस्व को वसूलना है। बताया ना मैं कि बहुत सारा राजस्व वसूलना चाहता था। इनके दो मुख्य विशेषताएँ हैं इसमें। पहला, इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले लगान वसूल का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये जो व्यवस्था था इसमें बोली लगाई जाती थी, है ना। बहुत सारे ठेकेदार होते थे और बहुत सारा क्षेत्र होता था। उस क्षेत्र का हर एक क्षेत्र का कीमत फिक्स कर दिया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा। उसके बाद बोली लगाई जाती थी, जो उस क्षेत्र का बोली लगाया जाता था, और जो ठेकेदार सब ज़्यादा पैसा देता था उसको वो क्षेत्र दे दिया जाता था टैक्स वसूलने के लिए, है ना। यानी अंग्रेज एक बार पैसा ले लेता था, उसके बाद ठेकेदार उस क्षेत्र से अपना पैसा वसूलते रहे किसी तरह से भी। तो ये व्यवस्था थी इजारेदारी। अब देखते हैं कि हेस्टिंग्स ने नवाब के देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया, है ना। अब ये नवाब कौन है, तो जो बंगाल का नवाब होता है ना, मीर कासिम जो नवाब था, और इसने बगावत करी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उसके बाद जो होता है बक्सर के, उसमें मीर जो कासिम है वो मारा जाता है, उसका पुत्र होता है, उसको नवाब बना दिया जाता है। तो उसी का संरक्षक था ये, उसके नानी बोल सकते हैं, मुन्नी बेगम, है ना। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद संरक्षक कौन बनाता है उसका, तो उसका संरक्षक बनता मोहम्मद रजा खान, है ना। ये रजा खान बिहार का उप दीवान था। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद होता है और ए कोड ऑफ जेंट लॉज नाम से करता है। ठीक है, ये मनुस्मृति क्या है, तो मनुस्मृति हिंदू का पहला कानूनी ग्रंथ है,
है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। लिखा किसने? तो मनु ने लिखा। अब देखते हैं विलियम विल्किंसन 1785 में श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करता है ना। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अंग्रेजी अनुवाद भागवत क्या किसने किया? श्रीमद् भागवत गीता का तो विल्किंसन ने किया। अब देखते हैं 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, इसका लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इनका भी अंग्रेजी अनुवाद होता है। ठीक है। अब देखिए जो वारेन हेस्टिंग होता है 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए उनके विकास के लिए प्रथम बार मदरसा की स्थापना करता है ना। तो भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग से करता है। कब? 1781 में कलकत्ता में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद इसी समय 1782 में यानी 1 साल बाद हिंदू यानी जोनाथन डंकन द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर दी जाती है ना। ये चीज़ें दोनों बात ध्यान रखिएगा आप लोग नोट भी कीजिएगा साथ में। मैं जो बातें बता रहा हूँ, जो आपको टिकट करवा रहा हूँ, वो आपके एग्ज़ाम के लिए VVI टॉपिक है ना। आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सर विलियम जोन्स जो 1784 में, हाँ ये भी VVI क्वेश्चन, 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। ठीक है। ये सर विलियम जोन्स कौन था? तो ये अनुवाद विभाग के प्रमुख थे। अनुवाद विभाग मतलब तो जितने भी ग्रंथ थे भारत में, उनका अंग्रेजी अनुवाद करवाया जाता था। वारेन हेस्टिंग के सहयोग से विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया कलकत्ता में 1784 में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। 1800 नोट देख ले, 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, और 1823 में कहाँ? तो ब्रिटेन में इसका स्थापना हुआ। ये क्या था? अनुवाद विभाग था। भारतीय पुस्तकों का हिंदी, संस्कृत या जिस भी लोकल लैंग्वेज में था उसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया जाता था। अब देखते हैं मुगल सम्राट की बात कर ले, तो इनको 26 लाख में वार्षिक पेंशन मिलता था, उसको अब बंद करवा दिया गया, है ना। एक संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद, है ना। बक्सर का युद्ध पता होगा आपको, 1764 में हुआ था। और इसके युद्ध के बाद एक संधि होती थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना। हमने पढ़ा था इलाहाबाद की संधि में कहा गया था कि जो मुगल सम्राट है उनको 26 लाख रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। लेकिन जब समय बीतता है तो ये पेंशन भी अंग्रेज उसका बंद कर देते थे। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया। तो ये सभी आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन बना हुआ कि बंगाल गजट की स्थापना कब हुई? तो 1780 में, है ना। पहला समाचार पत्र था भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने लिखा? तो जेम्स ऑक्स्टन हिक्की ने 1780 में। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। यही 1773 में जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है ना। तो 1773 को जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत एक वर्ष बाद यानी 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, है ना। ये भारत का पहला उच्चतम न्यायालय था जो 1774 में स्थापना किया गया था। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट, जो कब आया था? 1773 में आया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था, है ना। इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सिर्फ कलकत्ता तक ही था। कलकत्ता का बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। यानी कलकत्ता का बाहर कौन था? तो बिहार था, उड़ीसा था, है ना, मद्रास था। तो इन सभी का मुकदमा जब दोनों पक्ष सहमत हो कि वहाँ मुकदमा सुनवाई हो तभी यहाँ सुना जाता था। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होते थे, है ना। अब अंग्रेजी कानून ही इस न्यायालय में लागू होते थे। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था। ठीक है। तो जो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सज़ा दिलवाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हेस्टिंग्स ने किसे झूठा आरोप में फंसाया था, फांसी दिलवाया था? तो नंद कुमार था। चलिए आगे देखते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, ख़त्म ही हो रहा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है। इसलिए तो बोलता हूँ ये जो लूसेंट है ये आपके एग्ज़ाम का रामबाण है ना। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं। अब देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1775 से 82 में, है ना। ये क्वेश्चन आपके दरोगा एग्ज़ाम में पूछा गया है।
ठीक है, डेट पूछा गया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, ये मराठा है, ये मैसूर युद्ध है 1780 से 84 में, और इसी समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं वारेन हेस्टिंग के समय ही लड़े गए थे ये सभी युद्ध, है ना। तो आपको सजाने के लिए दे देगा वारेन हेस्टिंग के समय लड़े गए युद्ध, तो आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है लुसेंट को, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे ना, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ये भी आपके दरोगा एग्जाम क्वेश्चन बना है, ये भी बना है क्वेश्चन, तो ये सब ध्यान रखेगा। प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध था सालबाई की संधि के तहत 1782 में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के तहत 1784 में समाप्त हुई। तो युद्ध कौन से संधि के तहत समाप्त हुई ये भी बताया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है ना। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक और एक्ट आता है जो 1784 का होता है, पिट्स इंडिया एक्ट। वारेन हेस्टिंग इसी समय पारित होना ना, अब वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की जाती है। अब देखिए कि हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन को नियुक्त किया था, यानी इसके हिसाब किताब के लिए। इस पद को प्राप्त करने वाले भारतीय राज दुर्लभ का पुत्र राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचा तो बर्ग द्वारा उस पर महाभियोग लगाया था, उसकी सुनवाई चलती है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन बना हुआ है ना। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बनता है कि किसके विरोध में इस्तीफा देता है। भारत में इस्तीफा देने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो ये होता है वारेन हेस्टिंग्स ना। 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्ग, है ना, ये बर्ग होता है इंग्लैंड का ही एक अधिकारी होता है बर्ग, है ना, एक सांसद होता बोल सकते हैं इसको, नेता होता है। उनके द्वारा इन पर महाभियोग लगाया जाता है, परंतु 1795 में से आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, बर्ग याद रखिए बर्ग। 1786 में हेस्टिंग्स से जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया जाता और नवीन अधिकारी मुख्य रस्तादार की नियुक्ति की जाती, जिसका कार्य कानूनों और कागजातों की देखभाल करना था। इस पद पर नियुक्त प्रथम जेम्स ग्रांट हुआ था। चलिए एक वीवीआई क्वेश्चन लास्ट में है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग ऑफ फेज की पॉलिसी कौन अपनाता है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत डिटेल तरीके से आपको समझाते हुए लुसेंट को हम बारीकी से पढ़ते हुए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो सब बताते हुए इस टॉपिक को हम लोग समाप्त किया। ये टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजिंग है गवर्नर जनरल। मैं आपको बहुत अच्छे से एकदम आसानी भाषा में यानी बोल सकते सामान्य भाषा में समझाते हुए ये जितने भी गवर्नर जनरल है सबको पूरा करूँगा। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मेरे वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर बिहार में होने जो भी एग्ज़ाम है, इससे परे CHSL, रेलवे, जिस भी एग्ज़ाम में GS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो भी टॉपिक मैं बताया हूँ मेरे प्लेलिस्ट में है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले गवर्नर जनरल के साथ अगली वीडियो में।